हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सब ने बैठ के देख लिया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पूरा अच्छे से देख लिया होगा होपफुली। और मैंने क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर एक छोटा सा अच्छा सा एडवांस का क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था, जो मेरी 2 वीडियोस पे बेस्ड था ऑलरेडी। जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था, आप वो प्लीज मैं चाहता हूँ देखिएगा, कंपल्सरी देखिएगा, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत इजी है, ताकि तुम्हें ये जो एडवांस का जो अननेसेसरी जो डर है वो निकलेगा। ठीक है, खैर आज हम अपनी शायद अपनी कहते हैं ना अपनी एक जर्नी में एक चैप्टर ऐड कर रहा हूँ, जिसका नाम है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि शायद एक बहुत बड़ा रोल अदा भी करता है और आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड भी है, मेंस के लिए भी, जेईई मेंस, नीट, सीईटी, हम सब तरह के क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। वही सेम मेन, ना फालतू का लंबा वीडियो बनाना किसी चीज के लिए, अननेसेसरी किसी चीज को लंबा खींचना, एक ही चीज को बार बार कहना नहीं। हम चीज़ों को सीखेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे, और ताकि हमारी चीज़ें भी जल्दी फिनिश हों और हम आगे मूव ऑन कर सकें, है ना। चीज़ें आसान तरीके से, जैसे कि मेरा हमेशा फंडा रहा है, आसान तरीके से हम सीखेंगे। आइए, तो सबसे पहले आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर का नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारा 12th में आता है क्लास, इलेक्ट्रिक करंट डेरिवेशन। मैं वही बोल रहा था आपको, हम सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सब चीजें हमारी इसमें कवर अप होगी, आईएससी बोर्ड, एवरीथिंग, जेईई, नीट, सीईटी, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो पहली चीज आती है, नाम से पता लगता है मैग्नेटिक फील्ड। हम 10th में इस चीज से, इस वर्ड से रूबरू हो चुके हैं सर। जहां पर एक स्पेस अराउंड अ कंडक्टर, जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ अगर आप रखोगे कंपास को, तो आपको दिखेगा कि जो मेरी नीडल है वो इधर या तो इधर हो रही है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फेल्ट अराउंड, मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, ऐसे याद है। और अगर यानी राइट हैंड थंब रूल, इसको हम यही बोलते थे बचपन में, 10th में हमने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि ये, अगर इसमें करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है, तो इसको अगर मैं होल्ड ऑन करता हूं ऐसे, तो देखो करंट की डायरेक्शन ये है, राइट, और ये फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताती है। ये सबसे मेजर रूल है, बार बार यूज होगा, बार बार हर मोड पे तुम्हारा यूज होगा। अगर मेरा पॉइंट इधर है, अगर आपको यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सर, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर, तो ये देखो करंट फिंगर्स हैं वो ऐसे कर्ल हो रही हैं, ऐसे हो रही है ना कर्ल, ऐसे, तो यानी कि, और पॉइंट मेरा इधर ही था, तो आई नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, है ना। तो ये जो फिंगर्स हैं वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना भाई, ऐसे जाएगी ना, ऐसे, तो देख लो अंदर की ओर जा रही है, और जब अंदर की ओर जाती है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, परफेक्ट। और अगर हम बात करें ऐसे, ये मेरा पॉइंट इधर, अगर, तो अब इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रहती है, ऐसे, ये देखो बाहर की ओर आ रही है, क्योंकि पॉइंट इधर था, करंट सेम डायरेक्शन में, पॉइंट इधर है, ऐसे, और ये देखो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर आ रही है सर, तो यानी कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, इट्स अ स्पेस जहां पे आपको एक कहते हैं ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपको फील आउट होंगे, है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, वो क्या है, बायर-सावर्ट्स लॉ, वो सबसे मेजर लॉ है। इसके ऊपर मैं आपको कहूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर लॉ है, मेनली इसके क्वेश्चंस हैं, हाउ टू अप्लाई। लॉ बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। आइए लॉ के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसको लैपलास लॉ भी पहली बार बोला जाता है। मैं हेडिंग लिखता हूं, बायर-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, बायर-सावर्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों, बायर-सावर्ट्स लॉ दोनों की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ था, बायर का और सावर्ट्स की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब ये कहता क्या है, अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है,
अब मान लो एक इसमें करंट आई जा रहा है डेफिनेटली, और मुझे इस पॉइंट पर इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई नीड टू कैलकुलेट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट ही है, एक स्मॉल मतलब वायर का एक छोटा सा हिस्सा ही है, तो मैं इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट। ये आई विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट जिसका नाम मैंने क्या नाम दिया, dl। ठीक है, अब यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम देता हूं बच्चों r, रेडियस है ना, रेडियस वेक्टर है ना, यहां से मैं डिस्टेंस का नाम क्या दूंगा, r। ओके, अब अगर मैं r डिस्टेंस का नाम दूंगा, ये एंगल बना रहा है थीटा इसके साथ। तो अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्त लॉ, उसने बहुत अच्छी चीज बोली कि भाई इस बायट-सावर्त लॉ ने क्या बोला, पॉइंट P पर जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि बहुत थोड़ी होगी, वो थोड़ी कितनी है, dB। सर dB B को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो B से रिप्रेजेंट करते हैं, और dB क्या हो जाएगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I, पहली चीज। दूसरी चीज, dB इज प्रोपोर्शनल टू I, dB इज प्रोपोर्शनल टू I तो हो गया dl। थर्ड सर, dB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये जो आपका एंगल है ना, ये एंगल जो बना रहा है किसके साथ, सर dl और रेडियस वेक्टर r के साथ। ध्यान रखना, dl और रेडियस वेक्टर r के साथ जो वो एंगल बना रहा है वो, तो dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड अंतिम पार्ट सर, डेफिनेटली जैसे जैसे पॉइंट आपका दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जो नियर अबाउट होंगे तो वहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट होगी, यानी कि डिस्टेंस के साथ dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अगर मैं इफ आई से इन सबको मैं कंबाइन करता हूं, एक कॉम्बिनेशन वाला टर्म लिखता हूं, तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आई, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई? ओके, अब सर प्रोपोर्शन साइन घटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, लगता ही लगता है, तो सबको पता है, सर गली के बच्चे को पता है, प्रोपोर्शन साइन घटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, तो dv प्रोपोर्शन साइन घटेगा तो एक कांस्टेंट लगा, दैट इज k। तो k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इन SI सिस्टम, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, SI सिस्टम में k की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और CGS सिस्टम में ये वैल्यू सबको बहुत कम पता है, दैट इज k विल बी इक्वल टू 1। ये मेरा SI में होता है और ये मेरा CGS सिस्टम में होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें म्यू नॉट क्या है, ये अब म्यू नॉट पता होना चाहिए। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी, या कह सकते हो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, अब आप कहोगे सर ये है क्या चीज, परमिएबिलिटी क्या होती है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस एक सब्सटेंस के थ्रू पास हो सकती हैं। मैं एक सब्सटेंस हूं, मैं एक मैग्नेटिक सब्सटेंस हूं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस मेरे अंदर से पास हो सकती हैं, वो क्या बोलते हैं उसको हम, परमिएबिलिटी। सर मैंने 10 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहा हूं, तो मेरी परमिएबिलिटी ये है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस में अपने अंदर से पास होने की अलाउ करूंगा, उतनी ही ज्यादा मेरी परमिएबिलिटी होगी। और ये जो परमिएबिलिटी है, ये मेरी क्या है, फ्री स्पेस। क्या है, फ्री स्पेस। बात समझ में आई? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज दैट टर्म, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकलती है 10⁻⁻⁷। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बनता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P, एक स्मॉल पॉइंट P पर मेरी एक क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सर ये तो निकल गया, अब इसका हम एक चीज देखेंगे, वेक्टर नोटेशन। क्या देखेंगे,
वेक्टर नोटेशन। यस, बहुत जरूरी है वो भी वेक्टर नोटेशन। कैसे? आप ये देखो, याद करो अपने बचपन के दिन, वेक्टर के दिन, ए क्रॉस बी आप सबको याद होता था सर, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप शोज द यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन स्पेसिफाई करता था, और ए बी साइन थीटा। तो सर आप देख सकते हो डीएल और आर के बीच में है थीटा एंगल, डीएल और आर के बीच में है आपका थीटा एंगल। तो आप बोल सकते हो आई डीएल साइन थीटा को कैसे लिख सकता हूं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो कौन है, तो डीएल क्रॉस आर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि डीएल और आर के बीच में ही है। तो सर इसको फिर मुझे नीचे आर क्यूब करना पड़ेगा। क्यों सर बताइए जरा, क्यों करना पड़ेगा? देखो इसको अगर मैं खोलता हूं, इफ आई जस्ट ओपन इट, तो मुझे वही लॉ बच जाएगा। कैसे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ए बी साइन थीटा होता है ना, तो डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। एक आर से एक आर कट जाएगा, आ जाएगा वही एक्सप्रेशन। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरी एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गई बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। अब मैं एक जनरल मेरा एक्सप्रेशन भी डिराइव हो गया। ध्यान रखना ये वेक्टर फॉर्म है क्लास, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, राइट, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, है ना, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बहुत जरूरी से ध्यान देना, ये मेरा क्या है, वेक्टर नोटेशन या वेक्टर फॉर्म। बात समझ में क्लियर हुआ? ठीक है, श्योर, यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर। तो मेरा वेक्टर नोटेशन भी आ गया, बायट-सैवर्ट लॉ का एक एक्सप्रेशन भी आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसी बायट-सैवर्ट लॉ के अलग अलग रूप देखेंगे। अलग अलग रूप, कहते हैं ना सब बंदे के अलग अलग रूप होते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। 100 एक प्राणी है, डेफिनेटली सब 3-4 रूप तो लेके घूम ही रहा होगा वो, है नहीं है? तो उसी तरह हम इसको भी अलग अलग रूप से देखेंगे। बेचारा बायट-सैवर्ट लॉ ताकि धोखा ना दे पाए हमें, तो वो सारे रूप हमें पहले से ही पता होंगे। ठीक है भाई बच्चों, आइए तो सबसे पहले तुमने लिख लिया होगा, तो रब कर रहा हूं ये, आइए। हाँ भाई, तो अब हम जो करंट डेंसिटी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग रूप देखने वाले हैं ना, रूप। तो बायट-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ पहला रूप, अनोखा रूप, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, है ना, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। आई होप सबको याद होगा करंट डेंसिटी हमारा होता था J से रिप्रेजेंट होता है। अभी मैंने डेफिनेटली वही करंट इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियोस नहीं बनाई हैं, लेकिन हमें सबको पता होना चाहिए, बेसिक्स है। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया बेसिकली, ठीक है। इसका डिटेल वर्जन भी हम देखेंगे, करंट पर यूनिट एरिया। अब क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, है ना, आई अपॉन ए। तो एक काम करूं, डीएल से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, कोई आपत्ति तो है नहीं, है ना। तो डीएल से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, तो एरिया इंटू डीएल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, एरिया इंटू डीएल। तो जो आई डीएल की वैल्यू होगी इट विल बी जे डीवी, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, जे डीवी, है ना। अच्छा सर, तो आई डीएल इज इक्वल टू जे डीवी बन गया, है ना। तो आई डीएल विल बी इक्वल टू जे डीवी। तो एक काम कर सकते हैं सर, व्हाट यू कैन डू सर, एक्सप्रेशन अभी आपने बताया, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये बताया सर आपने एक्सप्रेशन, बिल्कुल। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल की जगह पे लिख सकता हूँ j dv, ध्यान रखना क्लास में वॉल्यूम है, dv क्रॉस r अपॉन r क्यूब। देखो सही नहीं है? तो ये भी अलग एक रूप है। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन सीईटी या पता नहीं बच्चों नीट में आया था, मुझे ध्यान सा है, और उन्होंने 4 ऑप्शन पूछे थे, कहा था कि इसमें से कौन सा बायट-सैवर्ट लॉ है। अब उन्होंने ऐसे ऐसे रूप दे दिए थे, ये नहीं दिया, ये सबको पता होता है क्योंकि हम क्वेश्चन में भी लगाते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अनोखे रूप दिए थे। कैसे रूप था,
तो बच्चों को लगा कि ये तो होता ही नहीं, ये तो बायट-सावर्त लॉ नहीं है, और जबकि यही बायट-सावर्त लॉ था। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको वहीं की वहीं आप डिराइव कर सकते हो, जैसा एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अपना दिमाग चला सकते हो। 2-3 रूप जो मुझे पता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन अलग कोई अनोखा रूप अगर उन्होंने दिया तो वहीं की वहीं तुम्हें डिराइव करना आना चाहिए। चीज रफ नहीं है, लेकिन छोटी है, मत कहते हैं ना, लेकिन मोटी है। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, हमें पता है करंट डेंसिटी, तो J विल बी, हमने डीएल को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसको हमने एरिया इनटू डीएल को क्या लिखा, डीवी लिखा, और आई डीएल को क्या लिख दिया, जे डीवी। क्लियर होगी बात, आगे बात समझ में? ओके। अब एक और रूप सर, चार्ज और अगर हम बात करें वेलोसिटी के बीच में भी, चार्ज और वेलोसिटी के बीच में भी, यानी कि बायट-सावर्त लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, बायट-सावर्त लॉ in terms of charge and velocity। सर जी याद होगा मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट, जब भी चार्ज आता है ना, पता नहीं क्यों मेरे अंदर फील आ जाती है, चार्ज की अंदर सबसे बड़ी यूनिट होती है वो फैराडे होती है। मैंने बहुत बार बताया, एक फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है इस टॉपिक को यहाँ से वो कनेक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन चार्ज का पता होना चाहिए। जब भी हमारे माइंड में चार्ज आए तो यूनिट भी दिमाग में होनी चाहिए कि भाई उसकी यूनिट क्या होती है, फैराडे होती है, बिगेस्ट यूनिट फैराडे होती है। वैसे तो कूलम्स होती है ऐसा यूनिट, लेकिन बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, फैराडे होती है, और एक फैराडे में 96500 कूलम्स होते हैं। सही है। तो बायट-सावर्त लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। अब देखिए अगेन सर, करंट क्या होता है सर, सबको पता है dq by dt होता है, होता है नहीं होता है, dq by dt होता है, राइट? मेरे ख्याल से सबको पता है ये बात, है ना। और IDL है ना, IDL है एलिमेंट, है ना, IDL है ना एलिमेंट, तो dq अपॉन dt इंटू dl, और dt dl by dt क्या लिख सकता हूं सर? अगर चार्ज को मैं सिंपल q से रिप्रेजेंट करता हूं, अगर कोई स्मॉल चार्ज नहीं है, बिगर चार्ज है, q इंटू dv, v यहाँ पे ध्यान रखना वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dl by dt, क्योंकि आपको आईडीएल चाहिए, है ना, आईडीएल का एलिमेंट है तो चेंज करोगे, तो आईडीएल को जो चेंज करोगे, आई क्या होता है dq by dt, dl से मैंने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, और dl by dt को क्या लिख सकता हूँ सर, वेलोसिटी लिख सकता हूँ, तो q इंटू dv आ गया। अब दोबारा से मैं चेंज कर सकता हूँ, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl प्लस r अपॉन r क्यूब। अगेन आइडियल को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, क्यू तो बाहर आ जाएगा, तो ये dv स्मॉल आ जाएगा, राइट? मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है ये, सही है, अपॉन r क्यूब, q इंटू dv लिख लो या v लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, अगर स्मॉल वेलोसिटी नहीं है तो इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, तो v क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो ये एक और दूसरी फॉर्म है। सही है बच्चों, क्लियर है? ये दूसरी फॉर्म है आपकी, क्लियर होगी? यहाँ तक पक्का है? एवरीथिंग इज क्लियर? गुड। तो ये दो फॉर्म है। एक और फॉर्म मैं आपको बताने जाऊंगा जिसका नाम है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। आप कहोगे सर ये नए शब्द हैं? हाँ, ये नए शब्द हैं, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म्स हैं, बताता हूँ, रब कर दूं, हो गया, देख लिया। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरा रूप, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, है ना। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या चीज होती है पहले वो जान लेते हैं। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको, या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सही क्लास, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोल सकते हो उसको, या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हो। हाँ सर, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलो या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब होता क्या है देखो, यहीं से एक वर्ड और आएगा, थोड़े दिनों में मैं सिखाऊंगा भी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है,
ये एक वर्ड और होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिल्कुल। अब सिमिलरली होता क्या है वो समझ लेते हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब मैं सोर्स हूं, ठीक है, मैं सोर्स हूं भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं सोर्स हूं, तुम सब लोग एक सब्सटेंस को सुन रहे हो, राइट, यू आर द मैग्नेटिक मटेरियल, और मैं एक सोर्स हूं। अब सोर्स जो होता है वो मैग्नेटाइज कर रहा होगा, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो सोर्स जो है वो मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है? सोर्स की एबिलिटी, मैं कितना तुम्हें अच्छा पढ़ा सकता हूं, मतलब सोर्स की एबिलिटी टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, सोर्स की मेरी एबिलिटी टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। वहीं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कि कैपिटल आई से रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आई को हम करंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन आई को हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में अलग अलग सिंबल है, किसी किसी बुक में अलग अलग सिंबल है। तो आई है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसका क्या मतलब होता है? सब्सटेंस की एबिलिटी टू मैग्नेटाइज। सोर्स तो कर ही रहा है बेचारा, तुम कितना ग्रहण कर रहे हो, तुम कितना समझ पा रहे हो, तुम कितना मैग्नेटाइज हो रहे हो, तो यानी कि सब्सटेंस की एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है? सोर्स की एबिलिटी, मेरी एबिलिटी टू मैग्नेटाइज। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी तुमने देखा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है? सोर्स की एबिलिटी, समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? सब्सटेंस की एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज। खैर, इस चीज के बारे में हम बाद में भी इस चैप्टर में आएंगे, डेफिनेटली मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है, इसी के अंतर्गत आता है बच्चों, तो हम वो चीज जरूर देखेंगे। अब बी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, मेन मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। तो बी इज इक्वल टू, या कह सकते हो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू डी एच। डी एच क्या है यहाँ पे? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो डी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू डी बी। बात समझ में? अब सर डी बी तो पता ही है, ले लीजिए, बच्चों को पता है डी बी कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सही है। तो डी बी इज इक्वल टू दिस है, तो इसको 1 अपॉन म्यू नॉट, 1 अपॉन म्यू नॉट, ओके, तो यानी कि जो डी एच होगा क्लास, ये तो आ गया ना, तो डी एच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट, और डी बी की वैल्यू मैं डाल दूंगा 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट, तो 1 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लास आप समझ सकते होंगे कि ये मेरा तीसरा अगेन बायर-सावर्त लॉ का एक अनदर रूप है। कम आता है, वो बात सही बता रहा हूँ, शुरू के जो 2 एक्सप्रेशन आपने सीखे वो बहुत आते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका काफी कम आता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो आपने आज सीखा, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके साथ, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। एक और चीज, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब लगेगी? जब आपका ये जो पॉइंट P है, मैक्सिमम कब लगेगी? सर ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा, क्योंकि sin 91 होता है, उस समय आपका मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब आपका ये पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी कि थीटा आपका 0 हो जाएगा, है ना। अगर पॉइंट इधर आ गया तो सर डीएल एलिमेंट यही होता है ना, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होगा? 0। अगर 0 है, या फिर 180 डिग्री पे भी हो सकता है, तो 0 हो और 180 डिग्री हो, उस समय आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या आ जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी क्लास? मिनिमम हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर बच्चों? हो गया? ओके। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं आपके सामने, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ताकि उससे अंडरस्टैंडिंग बनेगी तुम्हें यूज कैसे करना है, ठीक है। सारी चीजें लेके चलेंगे, चिंता मत करो। बड़ा अच्छा सा, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। ओके, एक एलिमेंट है डेल्टा एल विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, सही है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, एक एलिमेंट रखा हुआ है
ओरिजिन पे सर प्लेस्ड है एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। अच्छा, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है और एक एलिमेंट रखा हुआ है। क्या हुआ है? एक रखा हुआ एलिमेंट जिसमें करंट जा रहा है 5 एम्पियर। वो बोल रहे हैं एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ओके, ठीक है। अच्छा जी, और डेल्टा एक्स, इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है, तभी एक्स डायरेक्शन की ओर है तो डेल्टा एक्स आई कैप लिखा हुआ है। ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द Z एक्सिस। ये मेरी Z एक्सिस है, इस पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और वो कितनी दूरी पे दिया हुआ है उन्होंने? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। क्लास, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर पे दे रखा है। ड्यू टू द करंट एलिमेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। राइट, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर दे रखी है और इस पॉइंट P पर मुझे, यानी कि जो कि Z एक्सिस पर है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पर करने का क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका बच्चों के दिमाग में आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पर सोचिए जरा, थीटा कहां है? कैसे देखूंगा थीटा? नहीं पता ना थीटा। और सबसे बड़ी बात, अगर थीटा आपने 90 डिग्री देख लिया, चलो भाई सर डीएल वेक्टर है, पॉइंट यहां है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, sin 91, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे बताओगे? है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा? वेक्टर्स पे आ जाओ। आसान तरीका, सबसे इजीएस्ट तरीका वेक्टर्स पे आ जाओ। बहुत आसान तरीका, जैसे इन्होंने हिंट भी कर दिया कि डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा एक्स है 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, कितना आएगा? 10⁻² आई कैप। ये मेरा डेल्टा एल हो गया, या फिर आप बोल सकते हो डीएल भी बोल सकते हो। ठीक है। अब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा जो बेसिक है वेक्टर नोटेशन में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही होता है ना। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सबको पता है, मैंने बताई थी 10⁻³ होती है। करंट भी इन्होंने हमें दे रखा है 5 एम्पियर है सर। डीएल कितना है? 10⁻² आई कैप और रेडियस वेक्टर है 2 मीटर पे, लेकिन z एक्सिस पे है, तो z एक्सिस पे क्या होगा? तो क्या होगा? k कैप, तो यानी कि 2 k कैप। अब बचपन के दिन अगेन वेक्टर में आई जे कभी भूल भी जाओ तो आराम से आई जे के, तो आई क्रॉस के कितना है? आई क्रॉस के माइनस जे, ऐसे लिखते थे ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो आई क्रॉस के कितना है? माइनस जे होगा, उल्टा होगा। बिल्कुल सर। अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब कितना है? 2k का होल क्यूब, यानी 2 का क्यूब। ठीक है। तो 10⁻⁻7, 5 2 10, ओके, इंटू 10⁻⁻2 और माइनस जे कैप आई क्रॉस के। आई क्रॉस के कितना है? माइनस जे, राइट। तो 2 का क्यूब कितना हो गया क्लास? 8। तो 1/8 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻², 10⁻9, 10⁻8। बात समझ में आई? 10⁻8 और माइनस, यानी कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इट विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो कितना आसान हो गया ना, राइट हैंड थंब रूल लगाने की जरूरत पड़ी ना हमें कुछ पड़ा, वेक्टर से हमें समझ में आ गया कौन सी है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी 1/8। 1/8 आपको कैसे भी लिखना चाहो लिख लो, 0.125 लिखते हैं इसको, 0.125 इंटू 10⁻⁻8। हाँ, यूनिट इसकी जो होती है बच्चों टेस्ला होती है, टेस्ला, TESLA, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T लिखते हैं हम। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट 0.125 इंटू 10⁻⁸ इन अ नेगेटिव वाई एक्सिस। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, जस्ट मैंने आपको क्यों बताया ताकि वेक्टर्स में खेलना आपको आए, आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहां से मैं आपको अगली वीडियो के अंदर क्या बताऊंगा, इनकी एप्लीकेशंस। बैट फाइबर लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और इनफैक्ट काफी मेजर है करंट कैरिंग कंडक्टर का, उसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे।
और उसके अलग अलग केसेस भी देखेंगे। तो वो रोल बहुत अलग रोल अदा करेगा वो भी, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही बता रहा हूँ। तो ये आज की वीडियो में अगर कोई चीज़ तुम्हें ना समझ में आए तो मुझे ज़रा बताइएगा, ठीक है, मुझे बताइएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, टेंशन नॉट, कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू। सीखते रहिए, करते रहिए, इसी के संग। ओके।